हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उसने अपने कंधे और गर्दन को करके रिलैक्स किया। उफ, साला आखिरकार मेन फ्री हो गया। भीड़ ने चीयर करना शुरू कर दिया। हर कोई लैम मैक की स्ट्रैटेजी से हैरान था। ये चाल तो कमाल की थी। अगर ऐसा ना करते तो टोन मऊ की कंबाइंड एबिलिटी तोड़ना नामुमकिन था। सीधा जान के बदले जान, ये फाइटिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। सिंपल, ब्रूटल और इफेक्टिव। मैं तो कहता हूं कि हमारी स्टारफायर गोस्ट टेमिंग स्क्वाड का लीडर भी ये ट्रिक नहीं सोच पाता। इस वक्त तक ट्रिंग सन ने भी लैम मैक की एबिलिटीज को मान लिया था। इतनी हिम्मत, समझ और तेज दिमाग प्योर प्रोविंस में इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। सच में बहुत स्मार्ट है। टोन मऊ इसके सामने कुछ नहीं। जोकर लड़की भी बहुत उत्तेजित होकर चिल्लाई, वाह! अब तुम्हारी बारी है काउंटर अटैक की। रिंग में अब डू ग्रुप्स द लैम मैक की टीम अभी भी पूरी थी, जबकि टोन मऊ की टीम में अब सिर्फ वो ड्राउनिंग डीमन और डू लो एचपी डीमंस बचे थे। लैम मैक ने अपनी उंगलियां चटखाई और एक्साइटमेंट में बोला, अच्छा अब मेरी बारी है। उसकी बात सुनकर टोन मऊ बहुत डर गया। वो ड्राउनिंग डीमन के पीछे छुप गया और हकलते हुए पूछा, तुम क्या करने वाले हो? उसने कर्म से जवाब दिया। लैम मैक ने उसकी तरफ उंगली की और बस्टी गोस्ट का नाम जोर से पुकारा। बस्टी गोस्ट, फेटल एको। डिमोनिक साउंड ने अपना रास्ता बदला और गरजती साउंड वेव्स में बादल कर टोन मऊ पर हमला कर दिया। डिमोनिक साउंड से टोन मऊ और ड्राउनिंग डीमन दोनों ने दर्द से अपने कण बंद कर लिए। वो डू लो एचपी डीमंस भी दर्द से अपने सर उठाकर कण बंद करके चिल्लाने लगे। टोन मऊ गुस्से से पागल हो गया। वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो हार नहीं सकता था। उसने गरज कर कहा, काउंटर अटैक करो। लेकिन फेटल एको लो एचपी एनिमीज को एक्स्ट्रा डैमेज देती है और अब वो डू लो एचपी डीमंस की हेल्थ 5% से भी नीचे आ चुकी थी। तो डिमोनिक साउंड ने ट्यूरेंट अनडू लो एचपी डीमंस की जान ले ली। टोन मऊ चीखने लगा जब उसने अपने डू डीमंस को डिमोनिक साउंड से मरते देखा। उसने अनडू डीमंस की तरफ देखा जिन्हें उसने इतनी मेहनत से पाला था। इतना दिल और जान लगाई थी उनकी ट्रेनिंग में, और अब सब खत्म हो गया था। डीमंस के मरते ही टोन मऊ को एक बैकलैश लगा और उसका हौसला बिल्कुल टूट चुका था। टोन मऊ की आंखें ऊपर चली गई। उसने खून युगल दिया और बेहोश हो गया। द सिस्टम अनाउंस्ड, लैम मैक को 200 विक्ट्री पॉइंट्स माइन। उसने टोन मऊ को खून के पूल में गिरा देखा। लैम मैक ने मन ही मन में एक गहरी सांस ली। एक बार जैब कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट खत्म हो जाती है तो वो उसके स्पिरिट मास्टर टोन मऊ पर पलटवार करती है। जैसा किया वैसा भरा। रेफरी ने लैम मैक को विनर डिक्लेयर किया। ऑडियंस ने लैम मैक को जीतता देखकर खूब चीयर किया। जब वो अरीना से नीचे उतर रहा था, वो ट्यूरेंट ले को ढूंढने गया। उसके सामने खड़े होकर एक स्मार्ट स्माइल के साथ बोला, गोस्ट बीड मुझे दे दो। उसने लैम मैक को जीत के एक्सप्रेशन के साथ आते और हंसते हुए देखा तो वो इरिटेट हो गई। उसने गुस्से से लैम मैक को बोला, ले रख ले, देख लेना तू कब तक इतना घमंड में रहेगा। ये बोलकर उसने गोस्ट बीड का बॉक्स लैम मैक के हाथ में रख दिया। उसकी धमकी को इग्नोर करते हुए वो मुस्कुराते ह्यू मड कर चला गया। उसने सोचा, मुझे क्या फर्क पड़ता है वो क्या करना चाहती है। मैं तो गोस्ट बीड्स खरीदने आया था और आधे दिन से एक भी नहीं खरीद पाया था, और अब क्या बात है। एक पैसा खर्च किए बिना हाई टू मिलियन वर्थ के गोस्ट बीड्स मिल गए। ऑडियंस लैम मैक की पीठ को देखते हुए तारीफ कर रही थी, कितना जबरदस्त है। ट्रिंग सन जैब वापस जाने वाला था। उसने टोन मऊ को जमीन पार बेहोश पड़ा देखा। उसने सोचा, ये स्नो फीनिक्स एकेडमी का वो जीनियस है जिसको वो सब इतना हाइप करते हैं। एक हाई स्कूल स्टूडेंट से भी हार गया। पता नहीं सीएओ लॉन्ग ट्रैम और टोन डक लोई क्या बकवास सोच रहे हैं। एक ऐसे जीनियस को बन कर रहे हैं। प्योर बेवकूफ है। वो ये सब सोच ही रहा था कि एन हायन दौड़ती हुई आई। उसने हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो बेट कंप्लीट हो गई है ना। ये देखकर ट्रिंग सन ने एक ग्रीन कोट्स गोस्ट बीड निकालकर उसे दिया और हेस्ट हुए बोला, छोटी लड़की तुम जीत गई। एन हायन ने गोस्ट बीड को चूमा और खुशी खुशी वहां से चली गई। 100,000 मिल गए बिना किसी मेहनत के। वाह क्या बात है। वो खुशी से गोस्ट बीड पकड़े लोगों के बीच से गुजरती रही। अन लॉग ऑन के चेहरे पर गहरी उदासी थी।
थोड़ा आगे चलकर उसने ले को अनलॉग ऑन को ऑर्डर देते सुना, यूज मारो, काम पूरा साफ सुथरा और जल्दी हो जाना चाहिए। ये सुनकर उसने पलटने की हिम्मत नहीं की और मन ही मन में सोचा, ये तो ठीक नहीं है, वो लॉग लैम मैक से बदला लेने आए हैं। अनलॉग ऑन को जाते हुए देखकर उसने सोचा, अभी लैम मैक की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है और उसकी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट भी बुरी तरह इंजर्ड है। वो उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएगा। मेन ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। लैम मैक ने अपने गोस्ट्स के लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे निकाले। मुस्कुराते हुए वो अपने पीछे चल रहे 3 गोस्ट्स से बोला, आज सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। इलेक्ट्रिक सॉ गोस्ट, आज तुम्हें जी भर के मीट खाने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक सॉ गोस्ट ये सुनकर लार टपकाने लगा और उस मीट के पैकेट को लालच से देखने लगा। उसने बस्टी गोस्ट की तरफ मुड़कर उसे एक ब्रा दी और बोला, बस्टी गोस्ट, ये पहनोगी तो ठाकोगी नहीं। बस्टी गोस्ट ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और थोड़े गुस्से से बोली, चले जाओ यहाँ से। जब उसने देखा कि बाकी दोनों को गिफ्ट स्माइल है, ब्लड आइड गोस्ट खुशी से उछल पड़ा और पूछा, लैम मैक, तुम मुझे क्या डीन वेल हो? लैम मैक ने सुनकर शॉपिंग बास्केट की तरफ इशारा किया और शरारत से हेस्ट हुए बोला, हाँ, तुम्हें भी मिला है। मैंने तुम्हारे लिए आई ड्रॉप्स खरीदे हैं, ये बेस्ट वाले हैं, इनका नाम है पेन रिलीफ ऑयल। ब्लड आइड गोस्ट ने बैग लिया और जब लैम मैक ने बताया कि आई ड्रॉप्स पेन रिलीफ ऑयल है तो वो गुस्से से भड़क गया और गुराया, पेन रिलीफ ऑयल? ये क्या बकवास है? ब्लड आइड गोस्ट के बदलते इमोशंस को सिस्टम ने डिटेक्ट किया और लैम मैक को 40 पॉइंट्स दिए। पॉइंट्स मिलते हाय लैम मैक फिर से टीज करने लगा, क्या पेन रिलीफ ऑल आई ड्रॉप्स नहीं होते? चलो ठीक है, गुस्सा मत करो। लैम मैक की बात सुनकर ब्लड आइड गोस्ट ने उसे गुस्से से देखा। सिस्टम ने भी अनाउंस किया कि उसकी लॉयल्टी 5% गिर गई है और अब सिर्फ 15% बची है। दार के मारे लैम मैक ने अपनी प्लेफुल मोड बैंड कर दी और माफी मांगने लगा, मजाक कर रहा था, मजाक। देखो बैग में, कहाँ है पेन रिलीफ ऑयल? ये सब असली आई ड्रॉप्स हाई है, कसम से। ब्लड आइड गोस्ट ने चेक किया और जब उसने देखा कि लैम मैक सच बोल रहा है तो उसने होंठ बनाकर HMMPH किया, ठीक है, अब सही है। उसके बाद सिस्टम ने अनाउंस किया कि ब्लड आइड गोस्ट की लॉयल्टी 20% बढ़ गई है। एक और मॉड पार पहुंचकर लैम मैक ने अपनी पुरानी आदत के हिसाब से जहां भी अंधेरा या सस्पिशियस जगह दिखी वही अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुड़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्लड आइड गोस्ट ने यूज वार्न किया कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। लैम मैक ने सुनकर पीछे मुड़ने की भी परवाह नहीं की और ब्लड आइड गोस्ट को जवाब दिया, तुम तो कमाल हो, आगे आंखें हैं फिर भी पीछे कौन है वो भी पता चल जाता है। उसकी सार्कास्टिक बात सुनकर ब्लड आइड गोस्ट ने इरिटेट होकर एक्सप्लेन किया, मैं 200 साल का हूं और खतरे को बहुत जल्दी पहचान लेता हूं। उसके एक्सप्लेनेशन को लैम मैक ने इग्नोर किया और चलता रहा। ब्लड आइड गोस्ट ने बार बार पूछा, अब क्या करें? तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी तो खत्म हो चुकी है। इलेक्ट्रिक सॉ गोस्ट ने भी बहुत खून खो दिया है, वो लड़ नहीं सकता। लैम मैक ने फिर भी लापरवाही से जवाब दिया, मुझे पता है। ब्लड आइड गोस्ट अभी और कुछ कहने ही वाला था, तभी उसने पीछे से कुछ पर्पल सा उठकर आते देखा और जोर से चिल्लाया, सावधान, ये कोरोसिव गोस्ट का कोरोसिव गू है। लैम मैक ने उसकी वार्निंग सुनते ही एक तरफ पलटकर खुद को बचा लिया। लैम मैक उठकर चेक करने लगा। जिस जगह से वो बचा था वहां कोरोसिव गू ने रोड में एक गधा बना दिया था। लैम मैक ने सुकून की सांस ली, बहुत खतरनाक था। वो अभी ये देखने ही वाला था कि किसने अटैक किया था, तभी पीछे से एक ताने मारने वाली आवाज आई, ओह, तुम्हारे मूव्स तो इतने बुरे भी नहीं हैं। हैरानी नहीं कि ब्रदर टोन इसके हाथों हार गया। उसने पलटकर देखा तो लैम मैक की आंखों के सामने एक केयरफ्री यंग मैन था जिसके होंठों पर सिगरेट झूल रही थी और कंधों पर एक ट्रेंच कोट थी। उसके पीछे कोरोसिव गोस्ट चल रहा था। छत पर एक और यंग मैन जिसकी पीठ पार बैट गोस्ट था बोला, इसे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? सीधा मार दो और ब्रदर टोन का बदला ले लो। ये देखकर लैम मैक ने हाथ हिलाकर अपने गोस्ट्स को पीछे हटने को कहा। ब्लड आइड गोस्ट ने आते ह्यू लॉगॉन को गौर से देखा। वो थोड़ा झिझकते ह्यू लैम मैक को याद दिलाया, उनके पास तो वैम्पायर गोस्ट भी है। ये फाइट थोड़ी मुश्किल होने वाली है। अभी उन्हें पता ही नहीं था कि आगे क्या करना है कि लैम मैक के ग्रुप के पीछे से फिर फुटस्टेप्स की आवाज आई। आने वाला एक तगड़े शेर वाला आदमी था।
उसने हाथ में एक पुराना कॉफिन उठाया हुआ था और लैम मैक और उसके गोस्ट्स को ठंडी नजर से देखते हुए बोला, कहाँ भागोगे? आगे पीछे देखकर लैम मैक को अब एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने मुड़कर अपने गोस्ट से पूछा, तुम दोनों उन्हें हरा पाओगे क्या? ब्लड आइड गोस्ट और बस्टी गोस्ट दोनों ने ही मुश्किल चेहरे बना लिए और बोले, मैं अभी सिर्फ एक फियर्स स्पिरिट हूँ, मेरे पास बस 2 स्किल्स हैं। अगर मुझे इविल स्पिरिट में अपग्रेड किया जाता और मैं अपनी पावरफुल स्किल्स एक्टिवेट कर पाता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। दोनों गोस्ट्स ने सेफ झंडा दिखा दिया। ब्लड आइड गोस्ट ने कम तकलीफ के लिए सरेंडर करने का सुझाव दिया और बस्टी गोस्ट भी उसकी बात से सहमत हो गई। जब वो दोनों उदास थे, इलेक्ट्रिक सॉ गोस्ट कूदकर चिल्लाया और उन दोनों गोस्ट्स को हैरान कर दिया। उसने गरज कर कहा, नहीं, मेरे पास अभी भी एक बूंद खून बचा है, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। 3 गोस्ट्स के ओपिनियंस सुनकर लैम मैक ने सिचुएशन एनालाइज करना शुरू किया। सामने शेर है, पीछे भेड़िया और ऊपर से गोस्ट भी है। वैम्पायर गोस्ट घूम रहा है, एस्केप के तीनों रास्ते बंद है और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर सोचने के बाद लैम मैक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाया। लगता है मेरे पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। छत वाला आदमी नीचे कूद और सिगरेट वाला केयरफ्री यंग मैन आगे बढ़कर लैम मैक से बोला, तुम लैम मैक हो, है ना? तुम्हारा नाम अभी सुना था और अब मिल भी गए। तुम जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई स्नो फीनिक्स एकेडमी को प्रोवोक करने की? लैम मैक ने पीछे देखने के लिए गर्दन घुमाई और हकलाते हुए जवाब दिया, ये तीनों भाई, क्या आप लोग मुझे लूटने आए हैं? पर उसके दिल में तो खून के आंसू थे। आज तो मैं गया, मां कसम। आधे पीछे से घिर गया हूं, अब कहीं भाग नहीं सकता। उसने होंठ काट कर बुदबुदाया, अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बस टाइम खरीदने की कोशिश कर सकता हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा मैं निकल लूंगा। लैम मैक का सवाल सुनकर केयरफ्री यंग मैन ने अपने मुंह से सिगरेट फेंक दी और इरिटेट होकर बोला, हमें पैसे नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर लैम मैक शर्माते हुए बोला, लेकिन अगर आप लोग इज्जत लूटने आए हैं तो थोड़े ज्यादा लोग नहीं हो गए? उसकी बात सुनकर केयरफ्री यंग मैन डांग रह गया। पीछे खड़े कुछ लोगों को उलझन होने लगी और एक तो वही उल्टी करते करते बचा। उसी वक्त सिस्टम ने लैम मैक को 30 पॉइंट्स दिए। घिन आती है, फालतू बातें बंद कर, हमें तेरी जान चाहिए। लैम मैक ट्यूनास शख्स से पंगा लिया है जिसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब अपनी जान दे दे। करोड़ गोस्ट आगे बढ़ो। करोड़ गोस्ट हुक्म मिलते ही पूरी शिद्दत से आगे बढ़ा। लैम मैक वक्त खरीदने की सोच रहा था, पर जब उसने देखा कि दुश्मन इतनी जल्दी हमला कर रहा है तो वो थोड़ा हैरा रह गया और बदबदाया, बस थोड़ा सा छेड़ा था और हमला कर दिया। भागने का तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा था। उसने अपना हाथ उठाया एक स्पिरिट को बुलाने की तैयारी में। अचानक आसमान से कुछ स्मोक बॉम्ब्स कहीं से लैम मैक के सर पर गिरे। धाम! बहुत सारा धुआं निकला, पूरी गली सेफ धुएं से भर गई। अचानक हुए हमले से लैम मैक का पीछा कर रहे वो नौजवान जोर से खांसने लगे। समझ नहीं आया कि ये धुआं कहाँ से आ गया। धुआं आंखों में भर गया था और वो चीखते हुए एक दूसरे से पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है, वो बच्चा कहाँ है, आखिर हो क्या रहा है, आंखें खुल ही नहीं रही है। लैम मैक ने धुएं में जल्दी से वो ब्रा निकला जो उसने अभी अपनी बिग चेस्टेड गोस्ट के लिए खरीदा था और यूज मास्क बना लिया। अचानक एक रस्सी उसके बगल में गिरी, साथ ही पकड़ ले ऐसी आवाज भी आई। लैम मैक ने सुनते ही रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। वो मन में सोचने लगा, ये अब कौन है? हट यार, जो भी हो, जान बचाना फिर भी बेहतर है। थोड़ी देर चढ़ने के बाद लैम मैकास घने सेफ धुएं से बाहर निकल गया। रस्सी को भी धीरे धीरे कोई ऊपर खींच रहा था। लैम मैक ने धीरे से ऊपर देखा, उस शख्स को जो उसे बचा रहा था। हैरत की बात ये थी कि वो लड़की एक ड्रीम गोस्ट के हाथ पर बैठी थी। उसने देखा कि लैम मैक यूज पहचान गया है तो उसने हाथ हिलाकर हंसते हुए कहा, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी ऊपर आ जाओ। लैम मैक ने सुनते ही बिना हिचकिचाए अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। इधर धुएं के बीच वो बेपरवाह लड़का धुएं की वजह से रो रहा था। उसने अचानक ऊपर देखा और उसे भागते हुए पाया तो जोर से चिल्लाया, ओए तीसरे, वो लोग आसमान में हैं, जल्दी पीछा करो। चश्मे वाले ने ट्योरेंट जवाब दिया, पता है, वो वैम्पायर गोस्ट की रफ्तार से भाग नहीं सकते। लैम मैक को ड्रीम गोस्ट उठाए हुए था और जब उसने देखा कि वैम्पायर गोस्ट करीब आता जा रहा है तो वो चिंतित होकर एक प्लान सोचने लगा। इस वैम्पायर गोस्ट की रफ्तार बहुत तेज है,
इसका पीछा करने से बचना लगभग नामुमकिन है। या मैं किसी गोस्ट को बुलाकर उससे लड़ने के लिए रोक दूं। लैम मैक जैब चिंता में था तो वो लड़की हंसते हुए अपनी जेब से कुछ निकलने लगी और हंसते हुए बोली, तुम बस चुपचाप बैठे रहो, देखो अब मैं क्या करती हूँ। लड़की ने एक पेपर स्प्रे बॉटल निकाली और फिर अपने पीछे की तरफ लगाकर स्प्रे करने लगी। काला चश्मा पहना हुआ वो शख्स वैम्पायर गोस्ट पार सवार होकर उड़ता हुआ आया और ये देखकर थोड़ा हक्का बक्का रह गया। और फिर इंसान और गोस्ट दोनों ही जोर से खांसने और चीखने लगे। आह! पागलपन की हद तक चीख रहे थे। वैम्पायर गोस्ट इतना जख्मी हो गया कि वो उड़ नहीं पाया, जिसे काला चश्मा पहने वो शख्स और वो गोस्ट दोनों ही नीचे गिर गए। धाम! जमीन पार वैम्पायर गोस्ट और चश्मे वाले के शहर के नाप के दो गड्ढे बन गए थे। दोनों ने जब पीछा कर रहे लोगों से पीछा छुड़वा लिया। लैम मैक और एनहायन दोनों ड्रीम गोस्ट पार सवार होकर दूर उड़ गए। लैम मैक अनहायन के पीछे बैठा था। उसने उसकी कमर पकड़ ली, जिसे वो गुदगुदकर हंसने लगी। लैम मैक ने शार्मेट ह्यू मुस्कुराकर पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? अनहायन ने मुंह बनाकर जवाब दिया, मुझे स्नो फीनिक्स एकेडमी के लोगों को गलत काम करते देखना पसंद नहीं। लैम मैक ने सुनकर हल्के से मुस्कुराकर कहा, ऐसा है क्या? वो हिचकिचते हुए बोला, मुझे लगा था। दोनों ड्रीम गोस्ट पार सवार होकर एनहायन के बेस पार उतरे। उतरते ही उसने लैम मैक को ज़बान दिखाई, क्या लगा था तुम्हें? क्या तुम्हें लगा कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है? ये सुनकर वो बस अपना सर खुजाने लगा और झेंपते हुए बोला, गलतफहमी है, बस गलतफहमी है। उसकी बात सुनकर एनहायन फिर से नाखुश हो गई और हाफ किया। वो उसे अंदर ले गई। लैम मैक चलते हुए पूछने लगा, क्या तुम यहाँ अक्सर रहते हो? सवाल सुनकर एनहायन ने जवाब दिया, ये मेरा बस एक ठिकाना है। एक बेंच के पास पहुंचकर अनहायन ने अपनी चप्पलें उतार दी और बैठ गई। वो आगे बताने लगी, ऐसी चीजें मेरे पास बहुत है। आमतौर पर जब कोई पीछा करता है तो मैं बस अपने बेस में छुप जाती हूँ। लैम मैक ने सुनकर आह भरी, हैरत नहीं कि वो हमेशा टीयर गैस और पेपर स्प्रे रखती है। तो तुम एक एस्केप एक्सपर्ट हो? उसने कहा, अच्छा सुनो, तुमने मुझे बचाया है तो तुम मेरी बेनिफैक्टर हो। मुझे नहीं पता कि बेनिफैक्टर को कैसे बुलाते हैं। वो मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम एनहायन है। लैम मैक हैरा होकर पूछने लगा, तुम्हारा सरनेम एन है? मेरी माँ का सरनेम भी एन है। उसने मन में सोचा, ये एन सरनेम इस देश में बहुत कम मिलता है। अपनी माँ के अलावा अनहायन दूसरी शख्स थी जिसका सरनेम एन था जो उसने कभी देखा था। अनहायन ने जब लैम मैक को अपने सरनेम के बारे में पूछते सुना तो उसने थोड़े भावुक होकर जवाब दिया, मैं अपनी माँ का सरनेम लगाती हूँ। वो बहुत बीमार है और हमेशा से हॉस्पिटल में है। उसकी बातें सुनकर उसने अंदाजा लगाया, अनहायन शायद उसकी बहन की उम्र की होगी, लगभग 15 to 16 साल की, लेकिन उसने बचपन की मासूमियत खो दी थी। बेड लोगों का सारा दबाव लेकर बड़ी होने की वजह तो ये थी। ये सोचकर लैम मैक बैठ गया और उसे तसल्ली देते हुए उसका कंधा थपथपाया, तो तुमने लूटमार बस अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए की, लेकिन ये वो वजह नहीं थी जिसकी वजह से वो नफरत करती थी। वो ट्यूरेंट खादी हो गई और चिल्लाई, नहीं, ये असल वजह नहीं है। उसने दांत पीसकर एक एक शब्द कहा, ये इसलिए है क्योंकि मैं सीईओ लॉन्ग ट्रैम से नफरत करती हूँ। वो नाम सुनकर उसने अनजाने में फिर से पूछा, सीईओ लॉन्ग ट्रैम सेफ्टी ब्यूरो का डायरेक्टर है? तुम और उसका क्या झगड़ा है? उसकी बात सुनकर अनहायन उदास हो गई और बोली, उस साल की बात है। सीईओ लॉन्ग ट्रैम ने सीक्रेट जानकारी हासिल करने के लिए मेरी माँ के करीब आया था। उसने कस्में खाई, मीठी मीठी बातें करके उन्हें धोखा दिया, लेकिन जब उसका मकसद पूरा हो गया तो उसने हम माँ बेटी को छोड़ दिया। उसने सिर्फ हम माँ बेटी को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉग ही नहीं भेजे, बल्कि उसने मेरी गोस्ट फेट भी निकलकर अपनी दूसरी बेटी को दे दी। वो गोस्ट डॉल जिस पार सीईओ थी हमेशा गर्व करती है, वो असल में मेरी गोस्ट फेट थी। लैम मैक ने मन में सोचा, हैरत नहीं कि वो और सीईओ थी थोड़ी बहुत एक जैसी दिखती थी, तो वो दोनों सौतेली बहनें थी। वो भी गुस्से से बोला, सीईओ लॉन्ग ट्रैम तो हद का कमीना है, अपनी सगाई बेटी की गोस्ट फेट तक निकल ली। ये तो हड्डियां तोड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक है। और वो सीईओ थी वो भी कितनी बेशर्म है। देखने में तो बड़ी खूबसूरत और शानदार लगती है, पर अंदर से वो कितनी गंदी और गिरा हुआ इंसान है, सोचा भी नहीं था। लैम मैक की बातें सुनकर एनहायन सिसकने लगी, उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया वो तो ठीक है, लेकिन उसने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। सच में कमीने लोग हैं।
लैम मैक अचानक चिल्लाया, ये कमीना कुत्ता। बात बात में याद आया, सीईओ लॉन्ग ट्रैम ने तो पूरे इलाके में मेरे ऊपर बन लगा रखा है। तो लगता है हमारा दुश्मन एक ही है, और ऊपर से आप मेरी जान बचाने वाली है। लिन मो ने दांत पीस कर कहा, आप चिंता ना करें। इस मामले में मैं आपके साथ मिलकर गांव परिवार के बाप बेटे को बर्बाद करूंगा। एन्नी ने यह सुनकर हैरानी से लिन मो की तरफ देखा। ये क्या सोच रहे हो तुम? उनके पास बहुत लोग हैं, बहुत ताकत है। हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से तुमने स्नो फीनिक्स एकेडमी के लोगों से भी दुश्मनी मोल ली है। वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, सिर्फ लड़ाई करने के लिए। जिद मत करो, ऐसे अनजान खतरे में मत कूदो। एन्नी की बात सुनकर लिन मो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तो मुझे पता है दीदी। मैं कोई भी काम सोच समझ कर ही करता हूँ, पर मैं व्हाइट पॉपुलर एकेडमी में एडमिशन लेने वाला हूँ। जब तक मैं अपनी प्रैक्टिस से काबिल बन जाऊंगा, देर सावर उनसे बदला जरूर लूंगा। ये सुनकर एन्नी ने उसे हल्का सा धक्का दिया और पूछा, व्हाइट पॉपुलर एकेडमी? मेरा एक सीक्रेट बेस उसके बिल्कुल पास ही है। वो एक बहुत बड़ा और शानदार पुराना मकबरा है। किसी दिन मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। लिन मो ने उसकी बात सुनी और मुड़कर पूछा, पुराना मकबरा? उसने ट्यूरेंट कल्पना की एक ऐसे मकबरे की जिसमें एक खुला हुआ टैबूट हो और उसके अंदर से अद्भुत प्रेत बाहर निकलकर इधर उधर उड़ रहे हो। एन्नी ने उसे गहरी सोच में देखा और होठ बनाकर मजाक उड़ाया, क्या हुआ, इतने डरपोक क्यों हो? तुम्हारी एक खरगोश जैसी हिम्मत से बदला लोगे? अपनी बीजाटी सुनकर लिन मो ने ठंडे लहजे में पलटकर पूछा, डरता कौन है? मैं तो बस थोड़ा हैरान था कि तुमने अपनी चुकी के लिए ऐसी अजीब जगह क्यों चुनी है। उसका सवाल सुनकर एन्नी ने गर्व से जवाब दिया, मेरी होशत गिल्ड अन लॉगऑन को रिक्रूट करती है जिन्हें सेफ्टी ब्यूरो ने नुकसान पहुंचाया हो। धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई और अब नॉर्मल बेसिस हमें पसंद नहीं आते। पुराने छोड़े हुए घर, सालों से खाली पदे गोदाम वगैरह वगैरह, हम उन सब को अपना ठिकाना बना सकते हैं। लिन मो ने सुनकर अंगूठा दिखाया और कहा, कमाल है। लेकिन उसने एन्नी के कपड़ों को देखा और सोचा, ये क्या बढ़ती हुई बात है। शायद सेफ्टी ब्यूरो से भगने के लिए इनके पास छुपने की कोई जगह नहीं बची, इसलिए ऐसी जगहों में छुप गए जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। लिन मो ने एन्नी के कपड़े और जूते देखे और आहें भरी। एन्नी की जिंदगी भी कितनी मुश्किल है। लिन मो ने अपनी जेब में हाथ डाला और बोला, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं इस एहसान को भूल नहीं सकता। आज जो गोस्ट ऑर्ब्स मैंने कमाए हैं उनका आधा हिस्सा तुम्हारा। एन्नी ने हाथ हिलाकर मना किया, नहीं चाहिए। मैं ऐसे गोस्ट ऑर्ब्स नहीं लेती। मैं सिर्फ वो गोस्ट ऑर्ब्स लेती हूँ जिन्हें मैं खुद हारती हूँ। उसने गोस्ट ऑर्ब्स का थैला उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, मानो कि तुमने मुझे हाराया है। एन्नी ने उसे धक्का दिया और चिल्लाई, जब कहा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। धक्का मुक्की में थैला नीचे गिर गया और उसमें से गोस्ट ऑर्ब्स और एक ब्रा बाहर निकल आए। गिरी हुई चीजों को देखकर दोनों चार आंखें एक टक घूरने लगे। थैला नीचे गिरते ही उसमें से कुछ गोस्ट ऑर्ब्स दिखे, एक ब्रा और एक छोटा सा डब्बा भी। एन्नी ने ट्यूरेंट अपनी छाती ढाकी और चिल्लाई, तुम तो एक गंदे इंसान हो। लिन मो ने बेचारे होके यूज रोक कर समझाने की कोशिश की, दीदी मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरी बात तो सुनो। मैं सच में वैसा इंसान नहीं हूँ। उसने बिग चेस्टेड गोस्ट को बुलाया, यूज ब्रा पकड़ाई और बार बार समझाने लगा, देखा ये उसके लिए खरीदा था। उसने बिग चेस्टेड गोस्ट की तरफ इशारा किया और कहा, जल्दी से मेरी गवाही दो। ये नजारा देखकर एन्नी को थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन उसने आधे अधूरे विश्वास से कहा, ठीक है, मैं फिलहाल तुम पर यकीन करती हूँ। लिन मो ने सुनकर टूटे हुए छोटे डब्बे को उठाया और बोला, आज अगर तुम मदद ना करती तो वो 3 कमीने मुझे खत्म कर चुके होते। चाहे मैं मार था नहीं, पर मेरी आधी जान तो निकल ही जाती। मेरा सारा पैसा और गोस्ट ऑर्ब्स भी लूट लिए जाते। ये आधे गोस्ट ऑर्ब्स तुम्हारे हैं, तुम इनकी हकदार हो। एन्नी ने अचानक ले लिए और कहा, अगर तुम्हें फिर से सेफ्टी ब्यूरो और स्नो फीनिक्स एकेडमी के लोगों ने घेरा तो बेझिझक मेरी होशत गिल्ड के पास मदद के लिए आ जाना। उसने उससे फिस्ट बम्प किया, जैसे एक छोटा सा वादा किया हो। उसके बाद लिन मो जैब वापस जाने लगा तो तेज बारिश ने उसका रास्ता रोक लिया। लिन मो बारिश देखता हुआ खड़ा था, हिचकिचता हुआ। तब एन्नी बाहर आई और बोली, मुझे लगता है इतनी तेज बारिश में तुम घर नहीं जा पाओगे, तो क्यों ना हम कुछ फन करें, कुछ मस्ती करते हैं।
लिन मो ने सुनकर पलटकर हैरान होकर पूछा, क्या फन? और वो भी सिर्फ डू लॉगऑन के साथ। उसके बाद वो दोनों अंदर चले गए और एक सोफा पर बैठ गए। एन्नी ने अपना फोन निकला और हेस्ट हुए कहा, ये। लिन मो ने देखा और हैरान होकर पूछा, तुम भी ये गेम खेलती हो? एन्नी ने ये सुनकर गुस्से में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। कल रात पूरी गेम खेली पर एक भी मैच नहीं जीता। लिन मो ने सुनकर अपना डिवाइस ऑन किया और गर्व से बोला, ये तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें कैरी करूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। दोनों ने सफलतापूर्वक एक दूसरे को फ्रेंड बना लिया। उसने एन्नी के गेम अकाउंट को चेक किया। उसका इन गेम नाम इमोशनलेस क्लाउन था और वो ब्रॉन्ज रैंक पार थी। उसने आइस क्लॉथ गोस्ट का भी इस्तेमाल किया था। इस अकाउंट को देखकर लिन मो ने बुदबुदिया, अरे ये अकाउंट जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? ये तो बिल्कुल आइस क्लॉथ गोस्ट जैसा है जिसे मैंने पिछले मैच में चेस किया था। एन्नी ने भी लिन मो का अकाउंट चेक किया और गुस्से से चिल्लाई, गोल्डन गन नेवर फॉल्स, वो तुम हो। ये एक्सप्रेशन देखकर लिन मो मन ही मन चीखा, गड़बड़ी हो गई, अब तो सब सामने आएगा। एन्नी ने उसका कॉलर पकड़ा और चिल्लाई, तुमने मुझे इतना क्यों परेशान किया? जवाब दो। लिन मो उसकी चीख सुनकर हैरान रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। एन्नी के गले दबाने से वो कुछ कह नहीं पा रहा था। लिन मो बार बार माफी मांगने लगा, मैं गलत था, मैं गलत था, मैं तुम्हें रैंक अप करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। वो चिल्लाई, लो खाओ मेरे मुक्के, और उसके चेहरे पर लगातार मुक्के बरसाने लगी। लिन मो को बहुत मुक्के पदे। उसने हाथ उठाकर कसम खाई, आज मैं तुम्हें गोल्ड रैंक तक ले जाऊंगा अगर तुम मुझे माफ कर दो। गोल्ड रैंक तक जाने की बात सुनकर एन्नी खुशी से मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लगता है अभी और बहुत सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे। लिन मो को जब उसने छोड़ा तो उसने चैन की सांस ली। अगली सुबह आसमां साफ था। सेफ्टी ब्यूरो में चीफ गांव ने मेज पे हाथ पटकते हुए गुस्से से कहा, ये क्या तरीका है? हमने 20 सीक्रेट एजेंट्स भेजे और एक भी रिपोर्ट करने वापस नहीं आया। नीचे खड़े डेप्यूटी डायरेक्टर सन ने गांव लॉन्गचन को मेज पटकते और गाली देते सुना तो वो हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर, 20 सीक्रेट एजेंट्स के गायब होने की जगह मिन शान में मिली है। सबके सब एक ही दिन में गायब हो गए। ये सुनकर गांव लॉन्गचन ने एस्ट्रा उछाल दी और गुस्से से चिल्लाया, कमबख्त, मिन शान इतना बड़ा है, क्या तुम्हें अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली? डेप्यूटी डायरेक्टर, ये तुम क्या कर रहे हो? एस्ट्रा डेप्यूटी डायरेक्टर सन के पास से गुजरती हुई उसके कंधे को छूकर दीवार से टकराई और टुकड़े टुकड़े हो गई। डेप्यूटी डायरेक्टर सन ने ट्योरेंट गांव लॉन्गचन से बार बार माफी मांगी। वो कांपते हुए बताया, सर, दुश्मन का हमला बहुत अजीब था। हमारे एजेंट्स के शहर पार लगे लोकेटर्स का सिग्नल भी गायब हो गया। आखिरी हेल्प सिग्नल भी समय पर नहीं भेज पाए। गांव लॉन्गचन ने ये सुनकर अपना सर झुकाया और पूछा, अगर हेल्प सिग्नल भी नहीं भेज पाए तो इसका क्या मतलब है? उसने ठंडे चेहरे से आगे कहा, इसका मतलब है कि उनके पास रेजिस्टेंस पावर बिल्कुल नहीं थी। प्राउडली वो लेवल 6 गोस्ट मास्टर्स द, फिर भी उन्हें किसी ने मार डाला। एक पलक झपकाने जितने समय में एक पाल में उसने मैप पार ताली मारी और चिल्लाया, ये पक्का डीमन सीलिंग एक्ट के बचे खुचे लोग हैं, पक्का वही लोग हैं। उस वक्त एक सेक्रेटरी जैसा आदमी अंदर आया और चीफ को रिपोर्ट करने लगा। टोन डक लोई सर का फोन कब से दांत खा रहा था। उन्हें गुस्सा निकलने की जगह ना मिलने पर वो फट पड़े, बाहर वाली दुनिया, तुम्हें दिखता नहीं मैं बिजी हूँ? तुम्हें बड़े और छोटे काम में फर्क करना नहीं आता क्या? वो सेक्रेटरी धीमी आवाज में रिपोर्ट करने लगी, सर, आपके घर से फोन आया है, आपके बेटे को किसी ने इतना मारा है कि वो बेहोश हो गया है। अभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में है, और तो और उसके 2 कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट्स भी मार दिए गए हैं। एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसका नाम लैम मैक है, उसने किया है ये सब। ये रिपोर्ट सुनकर चीफ सीईओ लॉन्गचम और डेप्यूटी चीफ टोन डक लोई दोनों हैरान रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। टोन डक लोई ने हैरानी से हकलते हुए कहा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट मर भी जाता है तो वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट लिमिट घेरेगा। अस जीनियस के कॉन्ट्रैक्ट लिमिट में से जो पहले 3 गोस्ट्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, अब वो बस एक नॉर्मल गोस्ट मास्टर बन गया है। वो बुजुर्ग टूट गया और जमीन पर गिरते हुए बदबदाया, खत्म हो गया, सच में सब कुछ खत्म हो गया। सीईओ लॉन्गचम ने उसे इस हाल में देखा तो बोला कि वो अपने बेटे का मसला हाल करने के लिए जा सकता है। डेप्यूटी चीफ टोन निकल गया।
सीईओ लॉन्गचम ने वो फोटो उठाई जो उसने सीईओ थी के साथ खींची थी। फोटो देखकर वो मुस्कुराया और बोला, मेरी बेटी ही सबसे बेस्ट है, उसके रिजल्ट्स पूरे प्रोविंस में नंबर 1 है। उस रात मैंने भी एन हायन से ब्रेकअप कर लिया था। एन हायन को बेस जाकर तरंग हा को दवा लगानी थी। उन्होंने अगली बार फिर गेम खेलने का प्लान बनाया। उसने खुशी से जवाब दिया, ठीक है, जब भी हो। उसके बाद ड्रीम गोस्ट की मदद से वो उड़कर चली गई। अब बस लैम मैक नीचे रह गया था, उसकी छोटी होती हुई परछाई को देखते हुए। वो मुस्कुराया, सोचते हुए, शायद आज का दिन सबसे खुशनुमा दिन है जब से मैं इस दुनिया में आया हूं। कुछ दिन बाद लैम मैक अपना बैकपैक उठाकर बस में बैठा और अपनी जर्नी शुरू की, बाक डुओंग में एडमिशन के लिए। जैसे ही वो बस में चढ़ा, एक मोटा लड़का खुशी से हाथ हिलाने लगा, मैक भाई, यहाँ। हे, मैंने सोचा नहीं था कि हम दोनों अब एक हाई कॉलेज में पढ़ेंगे। उसने चमकती आंखों से लैम मैक से कहा, बाक डुओंग एकेडमी ग्यांग प्रोविंस का सबसे बड़ा स्कूल है। मैं बहुत एक्साइटेड और बेचैन हूँ, पिछले कई दिनों से इतना एक्साइटेड कि मैं सो नहीं पाया हूँ। लैम मैक बस बुरी तरह से सांस ले सका, उसके चेहरे पर परेशानी थी। वो मन ही मन सोचा, अगर इस मोट ने जान लिया कि जिस स्कूल में मैं इसे साथ लाया हूँ वो तो पुराना कब्रिस्तान है, तो ये पक्का वही डर के मारे अपनी माँ के पास भाग जाएगा। देखना तो सही। खैर छोड़ो, जब तक छुपा सकता हूँ छुपा लूंगा। थोड़ी देर बाद बस एक कब्रिस्तान के पास रुकी। वो मोटा लड़का देखने लगा स्कूल को जो उन हजारों कब्रों के पीछे से झांक रहा था, तो उसका चेहरा पिला पैट गया। उसने पूछा, मैक भाई, ये कौन सी जगह है? भूतिया जगह। यहाँ एक भी घर नहीं है, बस कब्रें ही कब्रें हैं। लैम मैक बस खांसी खाकर जवाब दे सका, खुखू, ये शायद बाक डुओंग एकेडमी द्वारा बनाई गई नकली कब्रें हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा सके। तुम सोचो तो सही, अगर कोई डरपोक स्टूडेंट ये देखेगा तो पक्का डर के मारे वापस भाग जाएगा। तो अगर कोई हिम्मत करके अंदर जा पाए तो इसका मतलब वो एक बहादुर स्टूडेंट है। बाक डुओंग एकेडमी का स्टूडेंट्स को फिल्टर करने का ये तरीका बहुत इफेक्टिव है। लैम मैक की बातें सुनकर मोटा लड़का दोबारा होश में आया और बोला, तो ऐसा है। बाक डुओंग एकेडमी तो सच में एक अच्छा स्कूल है। बस ड्राइवर ने अचानक जोर से चिल्लाया, हम पहुंच गए, फाइनल स्टॉप बाक डुओंग एकेडमी। दोनों भाई उतर जाओ। जैसे ही वो लोग उतरे, ड्राइवर ने लैम मैक और उस मोट लड़के को वही छोड़कर भाग गया। दोनों अपने सामने के नजरे को देखकर डांग रह गए। हवा सरसरा रही थी, चरन तरफ बस एक कब्रिस्तान था, कब्रों के ऊपर कब्रें। मोटा लड़का वही हैरा खड़ा था कि एक कागजी करेंसी, हेल मनी, उसके चेहरे पर आ गिरी। उसने हाथ में वो कागजी पैसे पकड़े और जोर से चिल्लाने लगा, मैक भाई, स्कूल कहाँ है? हम गलत बस में तो नहीं आ गए ना? लैम मैक ने अपना फोन निकला और मैप चेक किया। लोकेशन कंफर्म करते हुए उसने मोट लड़के से कहा, कोई गलती नहीं, यही बाक डुओंग एकेडमी है। मोटा लड़का चला एक कदम, फिर पलटकर लैम मैक को आराम से चलते हुए देखा। लैम मैक ने कहा, कोई बात नहीं, हमें बस मैप के डायरेक्शंस फॉलो करने हैं और हम डॉर्म्स तक पहुंच जाएंगे। मोटा लड़का कांपते हुए हकलाया और धीरे से बोला, मैक भाई, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। लैम मैक ने कुछ नहीं कहा, बस चलता रहा। मोटा लड़का जितना आगे बढ़ता उतना ही बुरी तरह कांपने लगा। अचानक मोट लड़के का सूटकेस किसी चीज से अटक गया। मोट लड़के ने तुरंत हाथ छोड़े, पीछे हटा और चीख उठा, ओह मेरी माँ, ये क्या है? वो सूटकेस एक कॉफिन के कोने में फंस गया था, जो खुल गया और उसके अंदर से एक ब्लू कोट्स गोस्ट निकल आया, इविल स्पिरिट लेवल का। ये नजारा देखकर लैम मैक भी थोड़ा डर गया। उसने सोचा, इस गोस्ट की तो बात ही छोड़ो, ये ब्लू कोट्स गोस्ट इविल स्पिरिट लेवल का है, जो मेरे सभी कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस यिन एनर्जी के असर से दर्जनों वाइल्ड गोस्ट्स आकार हमें घेर लेंगे। हर गोस्ट जमीन से निकलते ह्यूकाइड की तरह दिख रहा है और हमारी तरफ लपक रहा है। मोटा लड़का अपना सूटकेस पकड़कर रोने लगा, मैक भाई, अब क्या करें? अब क्या करें? लैम मैक ने गंभीरता से अपने डू गोस्ट्स को बुलाया और मोट लड़के से कहा, मोट, वहां बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो। अपने कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट्स को बुलाओ और घेरा तोड़कर निकलने का मौका ढूंढो। मोट लड़के ने अपने ट्रैश कैन गोस्ट को बुलाया। लैम मैक ने ब्लू कोट्स गोस्ट को पास आते देखा। उसने सबको वार्निंग दी, सब ध्यान दो, ब्लू कोट्स गोस्ट आ रहा है।
जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, ब्लू कोट्स गोस्ट ट्यूरेंट आगे बढ़ा। उसका दरवाना चेहरा मारो की आवाज निकाल रहा था। जमीन के नीचे से एक हाथ निकला और उसकी टांग पकड़ ली। मोट लड़के की टांग पकड़ी गई तो वो घबरा के जोर से चिल्लाया, मेन पकड़ा गया, बचाओ। ट्रैश कैन गोस्ट ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बहुत छोटे थे, वो नहीं मोट लड़के को खींच पाया। ये नजारा देखकर लैम मैक को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। ट्रैश कैन गोस्ट की डिफेंस तो ठीक थी, लेकिन अटैक के मामले में वो लगभग जीरो था। ये देखकर तो मन ही घबरा गया। गोस्ट और उसका मास्टर दोनों एक जैसे हाइदर। उसने अपने चेनसॉ गोस्ट को बुलाया और कहा, जाओ उससे बचाओ। चेनसॉ गोस्ट ने सुना और ट्यूरेंट वहां भगा। अपनी फ्रेंडली आंखों से उसने मोट लड़के का सर आराम से जमीन से ऊपर उठाया, यूज देखा और लार टपकाते हुए चिल्लाया, गोश्त गोश्त। मोट लड़के ने उसके लालची चेहरे को देखा और वही बेहोश होते होते बचा। उसने देखा कि वो अपने दोस्त को खाने वाला था। लैम मैक को उसे रोकना पड़ा, इसे नहीं खा सकते। मोटा लड़का अभी अभी छूटा ही था कि उसकी दोनों टांगे फिर से डू और गोस्ट्स ने पकड़ ली। अचानक चेनसॉ गोस्ट ने अपनी आरी से उसकी टांगों पर वार किया, अनडू गोस्ट्स के सर काट दिए और वो गिर गए। मोटा लड़का पिला पैट गया। उसने अनडू छोटे गोस्ट्स के केट यू सर देखे, उनके मुंह से दो छोटे गोस्ट पर्ल्स गिर गए। अपने चेलों को सर कलम होते देखकर उनके मुंह से दो छोटे गोस्ट पर्ल्स गिर पड़े। अपने साथियों को बिहेडेड देखकर वो कोट्स गूल गुस्से में पागल हो गया। अनंत डिमोनिक एनर्जी फैला रहा था और जमीन से हजारों अनडेड स्पिरिट्स निकलने लगे। ये सीन देखकर लैम मैक डर गया। वो जानता था कि अब ना लड़ सकते हैं, ना भाग सकते हैं। वो कोट्स गूल एक फैंटोम बनकर उस पर लपका, उसकी जान लेने। उसने अपने 5 नुकीले पंजे वाले हाथ लैम मैक की गर्दन से 1 इंच दूर तक लाए। 1 इंच के फासले पर उसने बिग बस्ट गूल फम AM2 को जोर से आवाज दी। बिग बस्ट गूल ने कमांड माना और फौरन डीमोनिक जिदर बाजा दी, जिसकी वजह से कोट्स गूल एकदम शॉक होकर चीखने लगा। फम AM2 की साउंड कमांड में बंध गया। लैम मैक ने ये मौका देखा और झट से पीछे हटकर चेनसॉ गूल को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इस बदतमीज गूल को खत्म कर दो। चेनसॉ गूल टैब तक फैटी के साथ खेल रहा था। लैम मैक का हुक्म सुनकर वो हैरा रह गया और पलट गया। फिर चेनसॉ गूल कोट्स गूल से टकरा गया। वो उसे घुसे मार रहा था, लाते चला रहा था। कोट्स गूल बार बार उसके सर पर लात मार रहा था। चेनसॉ गूल ने अपनी आरी निकाली और कोट्स गूल का सर काटने की कोशिश की, लेकिन 1 इंच भी नहीं काट पाया। सारे हमले चिंगारियों में बादल कर वापस उछल रहे थे। ये सब देखकर लैम मैक घबरा गया। वो सोचने लगा, ये ठीक नहीं है। अब ये खून में लथपथ चेनसॉ गूल पैसिव स्किल्स के सपोर्ट के बिना उसकी अटैक पावर तो कम ही थी, लेकिन अगर पैसिव स्किल्स होती भी तो भी इस कोट्स गूल का डिफेंस इतना स्ट्रांग था कि काटना मुश्किल होता। जब लैम मैक को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, तभी फैटी ने डस्टबिन गूल के मुंह से अपना सर बाहर निकाला और लैम मैक को अंदर आने को कहा। लैम मैक लाचार था, तो वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उसके साथ अंदर घुस गया। उसके बाद डस्टबिन गूल ने दोनों को निगल लिया और ऑटोमेटिक डिफेंस मोड एक्टिवेट कर दिया। डस्टबिन गूल के पेट के अंदर एक अलग हाई स्पेस थी, जहां दोनों आराम से फिट हो गए, मगर वहां तो बस कचरे का ढेर था। फैटी छुप गया, लेकिन अब भी डर के मारे अपना चेहरा छुपाकर बैठा था और बदबदाने लगा, अब क्या करें, अब क्या करें। अस्कोट्स गूल की स्किन इतनी मोटी है, वो मियर डस्टबिन गूल से भी ज्यादा ताकतवर है। लैम मैक ने भी अपनी नाक पकड़ ली और फैटी की बात से अग्री किया कि उन्हें जल्दी से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। लैम मैक ने बाहर खड़े ईविल स्पिरिट को देखने के लिए अपना सर बाहर निकाला। उसने कैलकुलेट किया कि अब उसके पास गूल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जगह खत्म हो चुकी थी। मैंडेटरी एक्सचेंज लिमिट के लिए 2000 एक्साइटमेंट पॉइंट्स चाहिए थे। अब काफी नहीं थे। अगर होते तो वो कोट्स गूल के साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता था। ये ठीक नहीं है। कोट्स गूल कंट्रोल से बाहर निकलने वाला है। कुछ सेकंड्स बाद वो ईविल स्पिरिट कंट्रोल से आजाद हो गया। उसने नंगे हाथों से चेनसॉ गूल की आरी को रोक लिया और धीरे धीरे आरी को अपनी गर्दन से हत्या। उसका चेहरा गुस्से से भरा था जब वो चेनसॉ गूल की तरफ बढ़ा। कोट्स गूल चेनसॉ गूल के और करीब आ गया और अजीब आवाजें निकलकर चीखने लगा। चेनसॉ गूल उसके कंट्रोल में और बिना किसी स्किल के सपोर्ट के कांपने लगा। कोट्स गूल की चीख सुनते ही वो छोटे मोट गोस्ट स्ट्यूरेंट अपना टारगेट बादल कर फैटी के डस्टबिन गूल की तरफ लपके।
वो सब उस पर टूट पड़े, हर कोई एक कोना पकड़कर काटने, नोचने और खरोचने लगा। कुछ ही देर में डस्टबिन गोल के अंदर एक छोटे गोश्त का हाथ घुस गया। ये देखकर लैम मैक ने फैटी को आवाज दी, फैटी, तुम्हारा गोल लगता है अब और संभल नहीं पाएगा। फैटी ने सुना तो अपना सर पकड़कर और जोर से रोने लगा, वाह, ये कैसी गोश्त स्कूल है, मुझे घर जाना है। लैम मैक समझ गया कि वो फैटी और उसके डस्टबिन गोल पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका डस्टबिन गोल तो बस एक लो लेवल बेसिक गोल था, सबसे कम रैंक का। अब तक उसने संभाला, यही बड़ी बात थी। लगता है अब सिर्फ जान बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। उसने जैसे ही डब्बे को थोड़ा सा खोला, एक टूम्ड गोल ने अपना सर अंदर घुसाया और चीखने लगा। अचानक उसका सर धड़ से अलग हो गया और ट्यूरेंट आसमां से एक तेज फिगर नीचे उतरा। वो सारे गोस्ट्स स्ट्रेंज आवाज सुनकर रुक गए और आसमां की तरफ देखने लगे। एक लाल शैडो उनके बीच से गुजरा और पाल भर में उन सबके सर धड़ से अलग हो गए। कोर्प्स गूल, जो चेनसो गूल को कंट्रोल कर रहा था, वो भी रुक गया। उसने पलट कर देखा और जैसे ही उसने लाल शैडो को देखा, वो ट्यूरेंट हमला करने के लिए लपका। एक नर्म लड़की की आवाज गूंजी, हेडलेस गूल, अस्कोट्स गूल को प्यार से संभालो। हेडलेस गूल पीछे से उड़ा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर एक हथौड़ा बनाया और जोर से नीचे मारा। एक शॉकवेव की एनर्जी डार्क एनर्जी के पिलर में बादल गई और कोट्स गूल पार जमीन पर टकराई, जिसे एक बड़ा धमाका हुआ और धूल चारों तरफ उड़ने लगी। उसके बाद धूल हटने पर वहां हेडलेस गूल खड़ा था। वो लाल शैडो नीचे उतरी और हेडलेस गूल के बगल में खादी हो गई। लैम मैक ये देखकर हैरान था कि वो लाल शैडो एक मिड लेवल वैम्पायर गूल थी। वो लड़की भी नीचे उतरी और लैम मैक को अब भी डस्टबिन में खड़ा देखकर मुस्कुराई और बोली, बाय यांग एकेडमी में आप दोनों स्टूडेंट्स का स्वागत है। लैम मैक ने सुना तो झट से डस्टबिन से बाहर निकला और कहा, हेलो दीदी, मैं लैम मैक हूँ, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई है। लड़की ने मुस्कुराकर अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं एमओसी उएथाना हूँ, बाय यांग एकेडमी की 3rd ईयर स्टूडेंट। क्या ये चेनसो गूल और बिग बस्ट गूल तुम्हारे हैं? उसने जवाब दिया, जी हाँ। उसने अपने हाथ पर बना सील मार्क दिखाया और फिर अपने दोनों गूल्स को वापस बुला लिया। ये देखकर एमओसी उएथाना ने उसके कंधे पर थपथपाया और तारीफ करते हुए कहा, बहुत खूब, ऑफ तेरी, एक कोट्स गूल और इतने सारे अनडेटूम्ड गूल्स को इतनी देर तक रोके रखना, तुम सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेशमैन हो जो मैंने आज तक देखा है। ये सुनकर लैम मैक शर्माते हुए मुस्कुराया, दीदी, आप तो ज्यादा तारीफ कर रही हैं। बाहर से हंसने की आवाजें सुनकर फैटी ने अब डस्टबिन से अपना सर बाहर निकाला और धीरे से पूछा, लैम मैक भाई, अब बाहर सब ठीक है ना? लैम मैक ने सुनकर पलटकर देखा, उसने हाथ हिलाया और उससे कहा, अब खतरा टाल गया है, दीदी हमें बचाने आई है, बाहर आ जाओ। फैटी ने लैम मैक के पास एक खूबसूरत लड़की को खड़ा देखा तो हैरान रह गया। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने दीदी को देखा और बोला, दीदी भी है यहाँ। फैटी कूदकर बाहर आया और झट से दीदी से हाथ मिलाने लपका, हेलो दीदी, मैं व्यूओंग खाई हूँ, आप मुझे फैटी भी बुला सकती है। यूज आंखें मिचमे के लपकते देखकर लैम मैक ने उसे रोक लिया, साइड हो जाओ तुम तो आंसू और स्नॉट से भीग गए हो और डस्टबिन की बदबू भी आ रही है। दीदी के कपड़े खराब मत करो। एमओसी उएथाना ने ये देखा तो धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैंने तुम दोनों को ज्यादा दारा तो नहीं दिया ना अभी? फैटी ने ट्यूरेंट अपनी छाती पीटकर इनकार किया, कैसी बात कर रही है दीदी? मैं तो एक मर्द हूँ, मैं एक सच्चा मर्द हूँ, सर आसमान में और पांव जमीन पर। मैं इन छोटे मोट गोस्ट से भला क्यों दारूंगा? अपनी बात को और जोर देने के लिए फैटी ने झट से लैम मैक को पकड़ लिया और कहा, अगर आपको विश्वास नहीं तो दीदी, लैम मैक से पूछ लो। लैम मैक ने उसकी बात सुनी तो जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। उसके बाद लैम मैक ने टॉन्ट मारते हुए कहा, अभी कौन था जो डर के मारे रो रहा था और घर जाने की जिद कर रहा था? अब खूबसूरत दीदी को देखकर रोना बंद हो गया और छाती पीटकर हीरो बन रहा है। ये सुनकर फैटी शर्म से लाल हो गया। उसने झट से लैम मैक का मुंह बंद कर दिया और उसके कण में धीरे से बोला, थोड़ी इज्जत रख लो ना भाई, ठीक है? लैम मैक को 10 एक्साइटमेंट पॉइंट्स माई। बातें करते करते सीनियर दीदी हंसने लगी, हा, ठीक है, चलो अब जल्दी से स्कूल चलते हैं। तुम लोगों को अभी अपने बेड्स भी ठीक करने हैं, देर हो गई तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाया और अपने 2 भूतों को वापस बुलाया।
उसका हुक्म सुनते ही दोनों भूत गोस्ट एनर्जी में बादल कर वापस लौट गए। अचानक वो ग्रीन कोट्स गोस्ट फिर से उठ खड़ा हुआ और एक झटके में वो अपने पैर मोड़कर तेजी से भाग निकला। यूज भगता देख लिन मो ने ट्यूरेंट सीनियर दीदी से पूछा, आपने उसे जाने क्यों दिया? ये सुनकर सीनियर दीदी थोड़ा झिझकते हुए बोली, इन डिसोलेट टूम्स में अलग अलग तरह के स्ट्रॉन्ग और वीक गोस्ट्स हैं, तो क्या ये टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है? अगर हम इन सबको मार देंगे तो प्रैक्टिस के लिए क्या बचेगा? लिन मो ने उसकी बात सुनी तो गुस्से में चुप हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। दूसरे स्कूल्स में जैब टेस्ट्स होते हैं तो गोस्ट्स को पहले से ही पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं और फिर पूरे 77 to 49 डिफेंसिव फॉर्मेशंस लगाते हैं स्टूडेंट्स की 100% सेफ्टी के लिए। लेकिन व्हाइट यांग एकेडमी के टेस्ट एरिया में तो स्टूडेंट्स को इन खतरनाक डिसोलेट टूम्स में खुले आम घूमने देते हैं। पता नहीं, थोड़ी सी भी गलती की तो जान चली जाती है। क्या व्हाइट यांग एकेडमी सर्वाइवल मोड शुरू करना चाहती है? जीत और हार सिर्फ स्किल पर डिपेंड करती है। कितनी लापरवाही से ये लोग जिंदगियों से खेलते हैं। लिन मो को ऐसे सोचते हुए और पसीना बहाते देख सीनियर दीदी यूज तसल्ली देते हुए बोली, फिक्र मत करो, डिसोलेट टूम्स के गोस्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, तुम उन्हें बहुत इजीली हरा सकते हो। ये सुनकर लिन मो और वो मोटा लड़का दोनों हैरान रह गए, लगभग गोस्ट बनने वेल्दा। अभी तो बस थोड़ी देर डिसोलेट टूम्स में घूमे हायद की एक इविल स्पिरिट और एक झुंड डिसोलेट टूम गोस्ट सामने आ गए। अगर ये वीक है तो स्ट्रांग क्या होगा? हैरानी में खोए ह्यू लिन मो ने पलटकर देखा तो मेयर ह्यू डिसोलेट टूम गोस्ट से गोस्ट पर्ल्स गिर रहे थे। उसने ट्यूरेंट सीनियर दीदी से पूछा, इन गोस्ट पर्ल्स का क्या करें? सीनियर दीदी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उन्हें इशारा किया। लिन मो ने ट्यूरेंट शुक्रिया कहा और नीचे बैठकर उन्हें उठाने लगा। मोटा लड़का उठाते हुए पूछा, लिन मो भाई, ये डिसोलेट टूम गोस्ट पर्ल्स कितने के हैं? लिन मो ने जवाब दिया, अगर ये लो लेवल फियर्स गोस्ट के हैं तो ज्यादा कीमती नहीं है, बस एक पर्ल के 10,000 है। लेकिन यहाँ क्वांटिटी बहुत है, अभी तक तो 1,07,000 हो गए हैं। उसकी आंखें चमक उठी। लिन मो बोला, ये डिसोलेट टूम्स कोई टेस्ट एरिया नहीं है, ये तो साफ साफ एक ट्रेजर ट्रोव है, ट्रेजर्स से भरा है। सीनियर दीदी ने एक दिशा की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो स्कूलस तरफ है। उसके बाद वो चलते रहे लेकिन मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मोट लड़के ने तंग आकार कहा, ये स्कूल तो इतनी वीरानी में है, नेट कैफे जाकर ऑनलाइन होना भी मुश्किल है। अचानक सीनियर दीदी ने दूसरी दिशा में मोड़ लिया। वो बोली, ऐसा किसने कहा? स्कूल भले ही सिन्हाई सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन बस एक माउंटेन क्रॉस करना है, फिर एक रिवर पार करनी है और फिर लगभग पूरी डिसोलेट रीजन क्रॉस करनी है और तुम वहां हो। और तो और लिंगलंग सिटी के सेंटर तक भी जा सकते हो। स्नो फीनिक्स एकेडमी भी रिवर के बिल्कुल पास है। वो हेस्ट हुए बोली, लेकिन हमारा स्कूल भी बुरा नहीं है। हर रात तुम डिसोलेट टूम्स में जाकर गोस्ट्स को खेलते देख सकते हो, जैसे आसमां में तारे चमकते हैं। लिन मो मन ही मन बोला, गोस्ट्स को देखकर आधा मारे आधा जिंदा ना हो जाओ, यही बड़ी बात होगी। आखिरकार वो स्कूल पहुंच गए। स्कूल का गेट एक पुराना गेट था, दोनों तरफ जालों से भरा हुआ। ये नजारा बिल्कुल किसी हॉन्टेड स्कूल जैसा था। सीनियर दीदी उन दोनों को ले जाकर गेट के सामने रुकी। लिन मो मुस्कुराया और धीरे से बोला, व्हाइट यांग एकेडमी, मैं आ गया। जैसे ही उन्होंने गेट से अंदर कदम रखा, लिन मो और मोटा लड़का समझ गए कि वो अकेले नहीं है। बहुत से दूसरे लोग भी अपने बैकपैक्स के साथ एडमिशन लेने आए थे। लिन मो और मोट लड़के को साथ में देखकर सीनियर दीदी को उन्हें गाइड करते हुए, जबकि बाकी लोगों को अकेले ही जाना पड़ रहा था, तो उनमें से एक लड़का खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा, मैं नहीं जा रहा। मुझे भी ऐसी सीनियर दीदी चाहिए पिकअप करने के लिए। ऐसा क्यों है कि उन दोनों को सीनियर ने पिक किया और यूं अकेले आना पड़ा? ये तो अनफेयर है। मुझे भी सीनियर दीदी से मिलना है। उसके चीखते ही इंचार्ज ने उसके सर पर एक जोर का थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, किस मंकी को पिकअप करना है? मैं यहाँ सीनियर दीदी नहीं हूँ। इंचार्ज ने लिन मो की तरफ इशारा किया और उस चिल्लाने वाले लड़के को दानते हुए बोला, ए डिमांड करने वाले लड़के, बस कर। क्या तुम उससे कंपेयर कर सकते हो? वो ऐसे दिखता होगा, लेकिन वो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है जिसे खुद प्रिंसिपल ने पर्सनली उसकी केयर करने को कहा है।
उसने ए ग्रेड गोस्ट डोमेन असेसमेंट टेस्ट में 90 पॉइंट्स स्कोर किए हैं और तुम्हारे 60 पॉइंट्स हैं डी ग्रेड गोस्ट डोमेन में। मेरा गाइड करना ही तुम्हारे लिए बहुत है, और क्या चाहिए तुम्हें? ये सुनकर आसपास के सभी लोग लिन मो को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई सुपरस्टार हो। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार स्टूडेंट्स के डॉर्मेट्री पहुंच गए। सिर्फ कुछ ही कमरों में रोशनी जल रही थी। बाहर कौए इधर उधर उड़ रहे थे और उनकी क्रीपी आवाजें लगातार आ रही थी। सीनियर दीदी ने लिन मो को एक चाबी दी और कहा, तुम्हारा डॉर्मेट्री रूम 433 है। ये मिलिट्री ट्रेनिंग की चाबी है। कल सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। सनस्क्रीन। लिन मो ने चाबी ली, मुस्कुराया और सीनियर दीदी को थैंक यू कहा। ये देखकर सीनियर दीदी ने अलविदा कहा और चली गई। लेकिन मोटा लड़का अब भी लगातार वरीड था। उसने डरते हुए आसपास की इस ग्लूमी जगह को देखा। सीनियर दीदी कुछ कदम आगे बढ़ चुकी थी, तभी उसे कुछ याद आया। वो पलटकर हिम्मत से बोली, रात में सोने से पहले रूम का दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, क्योंकि यहाँ गोस्ट्स घूमते रहते हैं और तुम्हारी नींद खराब कर सकते हैं। मोट लड़के ने जब सीनियर दीदी को जाते देखा तो फिर से ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसने सोचा कि अगर सीनियर दीदी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो कितना अच्छा होगा। लिन मो ने उसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा। सार्काज़म में कहा, सीनियर दीदी तुम्हारे लिए फिट नहीं है। मुझे लगता है तुम तो उन फैलने वाली गोस्ट लड़कियों के लिए ज्यादा ठीक हो। मोटा लड़का चिढ़ गया और गुस्से में चिल्लाया, सिस्टम, लिन मो को ट्यूरेंट 10 डोमिनेंस पॉइंट्स रिवॉर्ड करो। उसके बाद मोटा लड़का और लिन मो डॉर्मेट्री में घुस गए। अस ग्लूमी कॉरिडोर में वो रूम नंबर 433 ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद वो रूम 433 तक पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि रूम नंबर 433 का दरवाजा पूरा जालों से भरा हुआ था। लिन मो बोला, हम आ गए हैं। बैंड कमरे के अंदर से लगातार कोई आवाज आ रही थी, जिसे मोटा लड़का डर गया और उसने लिन मो को दरवाजा खोलने से रोका। लिन मो ने उसकी बात सुनी तो दरवाजा खोला और हेस्ट हुए बोला, इतने डरपोक क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है हर जगह गोस्ट होते हैं? ये कहते ही लिन मो की आंखें बड़ी हो गई और उसने देखा रूम के अंदर कोई गोस्ट नहीं, बल्कि एक जिंदा इंसान था जो सर झुकाकर लगातार अपनी चाकू तेज कर रहा था। दरवाजा खुलता देख नाक पार स्कार वाला वो यंग मैन रुक गया। उसने सर उठाया और उन दोनों को देखा। ये देखकर मोटा लड़का ट्यूरेंट लिन मो के पीछे छुप गया। वो हकलते हुए बोला, ये तो गोस्ट से भी ज्यादा स्कैरी लग रहा है। लिन मो ने अपनी कंपोजर बनाए रखी और धीरे से पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने आधा सवाल किया और रुक गया। फिर उसने लाइट ऑन की और हेस्ट हुए बोला, नाइफ शार्पन कर रहे हो और लाइट भी नहीं जलाई? हमें दारा कर मारना चाहते हो क्या? लिन मो की बात सुनकर वो यंग मैन ने अपनी चाकू घुमाया और जवाब दिया, नाइफ शार्पन करते ही लाइट की क्या जरूरत है? देखने की जरूरत ही क्या है? लिन मो ने ये सुनकर शांति से कहा, यह भी सही है। लिन मो ने आंखों ही आंखों में मोटा लड़के को लगेज अंदर लाने को कहा। मोटा लड़का ये सुनकर थोड़ा झिझका और धीरे धीरे रूम में घुसा। लिन मो ने अपर बंक चुनी और मोटा लड़का ने लोअर बंक। उसने एक नजर डाली तो देखा कि वो लड़का अब भी अकेला बैठा अपनी चाकू तेज कर रहा था। उसने अपना मुंह खोला और इंट्रोड्यूस किया, मैं लिन मो हूं। अब से हम रूममेट्स हैं। अगर कुछ भी हो तो प्लीज हेल्प करना। वो यंग मैन ने ये सुना, लेकिन अपनी चाकू ऐसे चेचेच करते हुए तेज करता रहा। उसने बस इतना कहा, मेरा नाम अतु है। लिन मो को लगा कि वो और कुछ बोलेगा, लेकिन उसके जवाब के बाद बस खामोशी छा गई। ये देखकर लिन मो ने भी उसे छोड़ दिया और अपना बेड ठीक करने लगा। मन में सोच रहा था, ये कितना अजीब लड़का है। ये लड़का या तो शर्मिला है या फिर कोई पागल। वो ये सब सोच ही रहा था कि ब्लड गोस्ट चाइल्ड की आवाज लिन मो के कानों में गूंजी, उसकी चाकू सिंपल नहीं है, वो मुझे डरा रही है। लिन मो ने ट्यूरेंट मुस्कुराकर अतु से पूछा, ये तुम्हारी चाकू बहुत खास है, क्या करते हो तुम इसे? ये सुनकर उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा होने लगी और फिर उसने ब्लेड आंखों तक उठाकर देखा और फिर सर मुंडने वाली बात कही। सर मुंडने वाला ब्लेड। लिन मो ने जब उसकी बात सुनी तो ब्लड चाइल्ड गोस्ट से पूछा। ये सुनते ही उसका चेहरा बिगड़ गया और वो बोला, तो फिर ये कोई अजीब बात नहीं, ये सर मुंडने वाला ब्लेड वो तो किंग डायनेस्टी के जमाने का लगता है, जब सब अपने सर मंड वेट द छोटी के लिए
ये ब्लेड साल भर बड़े आदमियों के सर मुंडने के लिए इस्तेमाल होता था। लंबे समय तक उनकी यांग एनर्जी को सोखता रहा। तो ये गोस्ट्स को काबू करने का एक अच्छा हथियार है। लीन मो ने सोच विचार करते हुए पूछा, तो इसका मतलब ये बंदा बहुत पावरफुल है। उसने अतु को बुलाया, जिसने ऊपर देखा और पूछा, है? लीन मो ने पूछा, तुमने कौन से गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट किया है, बता सकते हो? और तो और, तुम बाई यांग क्यों आए? कभी मिलते हैं, यारी दोस्ती करते हैं। तुम्हारा ब्लेड देखा मैंने, तुम्हारा ब्लेड तो बड़ा पावरफुल लगता है। अतु ने ये सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया और जवाब दिया, मैंने शैडो गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ इसलिए आया क्योंकि मेरी ट्यूशन फीस आधी हो गई। और रही बात यारी दोस्ती की तो भूल जाओ, मैं तो बस इविल स्पिरिट्स को मारना चाहता हूँ। अतु की बात सुनकर उसने मन में सोचा कि एस रैंक रेयर गोस्ट्स जैसे ब्लड चाइल्ड गोस्ट और शैडो गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करना एक खास हुनर था। ये स्टार्व्ड गोस्ट्स या कोर सीटिंग गोस्ट्स जैसे आम गोस्ट्स की तरह नहीं थे। आम गोस्ट्स से तो सब डील करना जानते थे, पर ऐसे रेयर गोस्ट्स के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं था और इसे एक सरप्राइज विक्ट्री मिल सकती थी। अतु देखने में भले ही आसन दोस्ती वाला नहीं लगता था, पर उससे बात करना बुरा नहीं लगा। पहले वो कम बोलता था, शायद उसके शांत स्वभाव की वजह से, पर जब मैंने पूछा तो उसने जवाब जरूर दिया। है तो ये एक सीधा साधा इंसान। लीन मो बेड से कूदकर जोर से पूछा, अतु, तुमने शैडो गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कहाँ किया? अतु ने सुनकर अपने ब्लेड को सहलाया और गर्व से जवाब दिया, हमारे खानदान में मास्टर बार्बर्स होन की परंपरा है। जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है, उससे शैडो माउंटेन जाना पड़ता है एक शैडो गोस्ट लेने के लिए। सिर्फ वही लोग जो शैडो गोस्ट से सफलता से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, उन्हें वो सर मुंडने वाला ब्लेड मिलता है जो हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं। लीन मो ने ये सुनकर ट्यूरेंट पूछा, तो फिर तुम बाई यांग एकेडमी में क्यों आए? अतु ने कपड़े का एक टुकड़ा लिया, ब्लेड को लपेटा और बोला, प्रिंसिपल ने आधे ट्यूशन फीस माफ करने का वादा किया अगर मैं यहाँ पढ़ने के लिए तैयार हो जाऊं। उसने ये कहा, पर उसका चेहरा उसकी असलियत बता गया। लीन मो ने ये देखा और मन में सोचा, ये तो समझने वाली बात है। आजकल सबको फैशनेबल हेयर स्टाइल्स पसंद है, तो ये सर मुंडने का काम अब मुश्किल से चलता है। थोड़ी देर बाद अतु ने पलटकर पूछा, और तुम बाई यांग एकेडमी क्यों आए? उसने कुछ देर सोचा, फिर आधी सच्चाई छुपा ली। उसने कहा, क्योंकि प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि मेरी पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी, तो मेन ट्यूरेंट मान गया। अतु ने फिर कहा, तो अगर तुम्हें सर मुंडवाना हो तो बस मेरे पास आ जाना, बस 5 रुपए में एक बार। उसने बात टाल दी। उसके बाद वो रात तक बातें करते रहे। चांद भी आसमां में ऊंचा चैट चुका था। सोने का समय हो चुका था, पर चौथा रूममेट अभी तक नहीं आया था। तब वो मोटा लड़का एक खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए पूछा, हमारे रूम में अभी भी कोई कम है? लीन मो ने नींद में जभाई लेते हुए जवाब दिया, क्या पता, हो सकता है रास्ते में ही किसी गोस्ट ने उससे खा लिया हो। ये सुनकर मोटा लड़का पीला पैट गया। वो इंतजार करते रहे पर कोई नहीं आया। लीन मो ने लाइट बैंड करके मोट लड़के से कहा कि अब सो जाओ, कल मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।